नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जिसने बिहार समेत देश का सीना चौड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति ने आज 62 लोगों को सम्मानित किया, जिनमें से 12 को खेल रत्न दिया गया है तो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। इतना बड़ा सम्मान पाने वालों में बिहार के 2 खिलाड़ी भी शामिल हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए कि आखिर किसे मिलता है खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का ये गौरवशाली पल उन 62 खिलाड़ियों के जीवन के सबसे उत्कृष्ट क्षणों में सर्वोत्तम होगा। खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रामनाथ कोविंद ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बिहार से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी शरद कुमार को भी 2021 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीता है। ये मौका शरद कुमार के साथ साथ बिहार के लिए भी गौरव का मौका है। पैरा एथलेटिक्स बिहार वासियों की खुशी तब दोगुनी हो गई जब बिहार के हाजीपुर के रहने वाले प्रमोद भगत को बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। बता दें कि हर साल खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वालों को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार शामिल हैं। वैसे खेल पुरस्कारों का ऐलान खेल दिवस के दिन ही होता है, मगर इस साल ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के कारण इन पुरस्कारों के ऐलान में देरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। खेल रत्न हर साल देश के उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित करते हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी का चयन कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है। ये पुरस्कार पाने वाला खिलाड़ी किसी भी फील्ड का हो सकता है, यानी किसी भी फील्ड से वो खिलाड़ी आ सकते हैं जिनको ये पुरस्कार मिलता है। जबकि शरद कुमार को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब अर्जुन पुरस्कार को भी समझना जरूरी है, इसलिए आप इसको भी समझिए। भारत सरकार द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए ये प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। साल 1961 में 19 खिलाड़ियों को सम्मानित करके इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने बिहार के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि हौसला बड़ा हो तो कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। प्रमोद और शरद जैसे खिलाड़ी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कंगना के बयान पर मचे सियासी कलह की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना बयान किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं बल्कि देश की आजादी को लेकर दिया है। अब इस पर सियासत 2 धड़े में बंटती हुई दिख रही है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने तो कंगना के खिलाफ केस तक दर्ज करा दिया है। क्यों मचा है कंगना के बयान पर बवाल? कंगना ने देश को लेकर ऐसा क्या कह दिया है? जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। उस पर कंगना रनावत को शाबाशी देनी चाहिए। एक बार फिर अपने बयान को लेकर कंगना रनौत सुर्खियों में है। उनके बयान पर सियासी बवाल मचा है। सियासत में किसने क्या कहा, ये जानने से पहले जान लीजिए कि कंगना ने दरअसल कहा क्या है। कंगना ने कहा है, 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। कंगना के इस बयान से सियासत 2 धड़े में बंटता दिख रहा है। कंगना के बयान से आहत बिहार कांग्रेस की ओर से
पटना के एसके पुरी थाने में केस दर्ज कराया गया है और पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग की गई है, जबकि बीजेपी का मानना है कि कंगना पर केस नहीं बल्कि उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हमने एसके पुरी थाना में इसको केस किया है और हम चाहते हैं कि एफआईआर हो और जो भी अवार्ड इनको भारत सरकार ने दिया है अब तक सारा अवार्ड वापस होना चाहिए और देशद्रोह का केस इस औरत पे होना चाहिए। लोग जो है निरुत्तर थे, लोग अछूता थे विकास से, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और लोगों तक विकास को पहुंचाया गया है, लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया है। अरे मुकदमा तो कांग्रेसियों पर होना चाहिए। जब जेएनयू में नारे लग रहे थे देश के 100 टुकड़े करने की, देश की आजादी की, कौन सी आजादी की बात कर रहे थे? और राहुल गांधी वहां जाकर के उनके समर्थन में गए थे। 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी जा चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत को 8 नवंबर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। कंगना कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में रहती आई हैं। इस बार कंगना का बयान देश और नेतृत्व को लेकर है। बयानों के जरिए कंगना ने 2014 के पहले के नेतृत्व पर, यानी कि 2014 से पहले जो देश का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर सवाल उठाए हैं। कंगना के बयान पर अब सियासत 2 धड़े में बटी हुई है। राजस्थान के चूरू और पटना में कंगना के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस कंगना के बयान में बड़ा सियासी मुद्दा देख रही है। बिहार में कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात भी कही है। आगे भी इसको लेकर आंदोलन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के बाद अब लालू की पार्टी आरजेडी के नेता श्याम रजक का जिन्ना प्रेम छलका है। श्याम रजक ने जिन्ना को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर खबर तो समझिए। देश की आज़ादी में मोहम्मद जिन्ना ने भी अपनी पूरी भूमिका दी थी, लेकिन इस देश के में एक ऐसे भी तत्व थे, वीर सावरकर जो कहां से वीर हो गए, जो सेल्युलर जेल से कई बार माफ़ी मांग करके अंग्रेजों से और जेल से छुड़ाने का काम किए, ये वीर हो गए। खैर इन बातों पर मैं नहीं चल रहा, लेकिन ये सावरकर ने कहा था कि इस देश जब आज़ाद होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा, और हिंदू राष्ट्र का विश्व भ्रमण करने का काम किया। देश की आजादी में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर अपनी पूरी भूमिका दी, जिन्होंने जिन्ना को देशभक्त बताते हुए नेहरू को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। मैंने उनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहा है। कायदे आजम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा लीडर। जिस वक्त देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त जिन्ना की बहुत बड़ी अहमियत थी और बहुत आगे थे वो लड़ाई में। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम भारत वालों के लिए, कि देश बटा और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। अब आप इन बयानों के मायने को समझिए। अब सवाल है कि अचानक सियासत को जिन्ना आखिर क्यों याद आने लगे हैं। ऐसे बयान मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसे बयानों से मुसलमानों का कितना भला होगा, ये भी एक सवाल है। नेहरू और सावरकर के योगदान पर जिन्ना आखिर भारी क्यों है? इन सांप्रदायिक बयानों की बारीकी को लोगों को समझना होगा। बयानों के जरिए ऐसे नेता जिन्ना को अपने बीच में जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन सच यही है कि आज तक जिन्ना के बाद मुसलमानों का अभी तक कोई भी बड़ा नेता सामने नहीं आया है। तो यानी कि अब इस जिन्ना प्रेम को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बात अब दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई और केंद्र सरकार से तत्काल आपातकालीन कदम उठाने को कहा है। प्रदूषण से लिपटी हुई दिल्ली शनिवार को कुछ इस तरह दिखी। दिल्ली में प्रदूषण के इसी खतरनाक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की
और तत्काल उपाय के तौर पर सरकार को दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये अहम सलाह दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर भी चिंता जाहिर की। बता दें कि दिल्ली में 1 नवंबर को 361, 4 नवंबर को 381, 8 नवंबर को 413, 13 नवंबर को 468 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में AQI का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगले 2-3 दिनों में स्थिति सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तुरंत आपातकालीन कदम उठाने को कहा है। अब AQ क्या है इसको समझ लीजिए। रीडिंग के आधार पर AQI को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना गया है। ऐसे में दिल्ली की प्रदूषण की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। प्रदूषण के इस स्तर के लिए पटाखों के अलावा गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या भी शामिल है। सुनवाई के दौरान पराली जलाने का मुद्दा भी उठा, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे पराली का जलना रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के मायने को समझिए। दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक शहर है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो केजरीवाल ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। सोमवार से 1 हफ्ते तक स्कूल फिजिकली बंद होंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। सभी सरकारी दफ्तर के 100% कर्मचारी 1 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम पर ही रहेंगे। 14 से 17 नवंबर तक सभी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करवाने के लिए ही कहा गया है। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात मणिपुर में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। आज आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें असम राइफल्स के CO समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस वारदात में शहीद CO की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में शनिवार को असम राइफल्स के एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई। आतंकियों के इस कायराना हमले की रक्षा मंत्री ने दुख जताते हुए कहा है कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुआ कायरतापूर्ण हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने CO 46 AR समेत 5 बहादुर जवानों और परिवार के 2 सदस्यों को खो दिया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह आतंकी वारदात म्यांमार सीमा से लगे चुराचांद जिले की है, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। उस वक्त काफिले में कमांडिंग ऑफिसर के परिवार के सदस्य और क्विक एक्शन टीम के सदस्य मौजूद थे। वैसे तो इस हमले के लिए अभी किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले के पीछे मणिपुर के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। यह आतंकी संगठन स्वतंत्र मणिपुर की मांग करता रहा है और धोखे से सुरक्षा बलों पर पहले भी हमले करता रहा है। फिलहाल इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी ने हमले की निंदा की और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है। आतंकियों की कायराना हरकत पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आप इस ट्वीट के जरिए समझिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं
उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। और इसी बीच नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में जीत के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नालंदा से, जहां पर जीत के जश्न में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पलटपुरा पंचायत से जीत पर मुखिया समर्थकों ने फायरिंग की है। मुखिया सिंबुल आफरीन के समर्थकों ने कई राउंड गोली चलाई। तो नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पलटपुरा से जीते मुखिया समर्थक जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुखिया सिंबुल आफरीन के समर्थकों की तरफ से ये फायरिंग की जा रही है। जीत के बाद फायरिंग किया जा रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जीत तो ठीक है, जीत की खुशियां भी मनाई जाए, लेकिन इस तरीके से फायरिंग, और अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बता दो कि आज रिजल्ट घोषित किए गए थे, जिसके बाद एक मुखिया प्रत्याशी व उनके समर्थकों की जीत के बाद इस तरह से जब खुशी जाहिर करते हुए जब फायरिंग की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ये जुलूस भी निकाला, जबकि जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है, फिर भी जुलूस निकाले गए और फायरिंग भी की जा रही है। हालांकि पुलिस को इस मामले में भनक नहीं है। जी, मतलब अभी तक वीडियो की सूचना जो है पुलिस तक नहीं पहुंची है? जी, अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन अभी डीएसपी को भी मिली है वीडियो। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि इस मामले को जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुखिया समर्थक जो हैं वो जीत के बाद फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जीत के बाद जश्न मनाई गई थी। इनफैक्ट हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने ये भी बताया कि जुलूस भी निकाला गया था, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन मुखिया समर्थक जो है मानने को तैयार नहीं है। पूर्णिया के सरसी में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या के बाद जोरदार हंगामा हुआ। थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई हत्या से नाराज लोगों ने सरसी थाना के पास चौक पर NH 107 और SH 77 को जाम कर भारी हंगामा किया और सरसी थाना कैंपस में आग लगाकर थाने के सामान को आग के हवाले कर दिया। थाने में लगी ये आग उस आक्रोश का नतीजा है जो पुलिस की नाकामी को लेकर लोगों के अंदर धधक रही है। लोगों ने पहले पूर्णिया के सरसी थाना चौक पर NH 107 और SH 77 को जाम कर भारी हंगामा किया। फिर सरसी थाना कैंपस में आग लगाकर थाने के सामान को आग के हवाले कर दिया। ये गुस्सा यूं ही नहीं है। शुक्रवार को सरसी थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक अपराधी हाथ में पिस्तौल लेकर आता है और स्टेट बैंक के सामने चाय दुकान में बैठे रिंटू सिंह को गोली मारकर पिस्तौल लहराते हुए भाग जाता है। लेकिन पुलिस को कानो कान भनक नहीं लगती। बड़ी बात यह है कि 3 नवंबर को भी रिंटू सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन लिखित सूचना के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक रिंटू सिंह की पत्नी और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके पति की हत्या करवाई गई है। लोग रिंटू सिंह की हत्या के पीछे मंत्री लेसी सिंह की संलिप्तता की आशंका जता रहे हैं और कह रहे हैं कि लेसी सिंह के भतीजे ने हत्या की साजिश रची। रिंटू सिंह की हत्या के बाद पैदा हुए गुस्से को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं एसपी ने सरसी थाना प्रभारी नरेश कुमार को निलंबित कर दिया है और 48 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है
परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। तो कल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और अभी परिजन जो बयान देंगे उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार छापेमारी चल रही है, कुछ नाम चिन्हित हुए हैं और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी होगी। अब एसपी चाहे जो आश्वासन दे, लेकिन ये सच है कि अगर 3 नवंबर को ही रिंटू सिंह पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी हो गई होती तो शायद रिंटू सिंह की जान बच जाती। तो सवाल है कि क्या पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में है? क्या हत्या के पीछे मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का हाथ है? अगर नहीं तो कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।